बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 अगस्त साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 14 ज़िलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 21 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों से पहले एक ब्रेक। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में आ जाएं। बेशक बेशक। हा खबरों का दादाजी आगाज। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह खैर। तारुल कादरी साहब ये कहाँ से आ गए? नहीं, ये तारुल कादरी साहब मैं मबरूक पेश कर रहा हूँ। मुबारक इस बात की कि जो शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हम भला क्यों लिखते हैं? ताकि केस ना पड़े कोई। नहीं, ताकि लोगों के ऊपर तजर्बा करें, हम तजर्बात करें, और जब तजर्बात हो जाए तो हम कहें कि हम तो रिसर्च कर रहे थे। ठीक है। तो रिसर्च सेंटर के जो सीईओ हैं जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, जो कि शौकत खानम को दी गई डोनेशनों की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, लूट मार और लॉसेस जो हुए थे उसका टीवी पे बैठ के दिफा भी करते रहे हैं, उन्हें डॉक्टर सेहत मिर्जा की जगह पे अपॉइंट कर दिया गया। डॉक्टर सेहत मिर्जा? डॉक्टर जफर मिर्जा। अच्छा, सेहत मिर्जा। डॉक्टर सेहत मिर्जा है ना, तो सीना हो बेचारा। ठीक है, डॉक्टर सेहत मिर्जा के नाम के ऊपर अपॉइंट कर दिया। अब डॉक्टर सेहत मिर्जा के ऊपर उसको क्यों निकाला, डॉक्टर सेहत मिर्जा को क्यों निकाला, इसके ऊपर मेरे पास बड़े खौफनाक हैं, जिसे कहना चाहिए है कि उसने भला क्या कहा था। उसने कहा था, महावरतन बोल देता हूं जी जी, खान पीन नु भाग भरी ते धौन पढ़ान नु जुम्मा। ठीक है, जिसको कुछ लोगों ने इस तरह कर दिया हुआ है, खान पीन नु बांधड़ी ते धौन पढ़ान नु रिच। ठीक है, यानी अंडे कवे खाएं और दुख झेले बी फाख्ता, या बी फाख्ता दुख झीले और कवे अंडे खाएं, ये उसका उर्दू वर्जन है। यार ये पाकिस्तान को वैसे प्राइवेट लिमिटेड की तरह नहीं चलाया जा रहा। नहीं, प्राइवेट अपने मुलाजमीन को प्राइवेट लिमिटेड में भी कॉर्पोरेट रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। ये फैमिली लिमिटेड ही हो गई। ये फैमिली लिमिटेड भी नहीं है, ये लूट मार लिमिटेड है। अपने इदारे का मुलाजिम। यानी के जोड़िया बाजार के अंदर ईद की छुट्टी है तो कुछ लोग दुकानें खोल के लूट मार कर, या अकबरी मंडी ईद के दूसरे दिन बंद है और एक बंदा, एक ग्रुप आया बंदूकों वाला, वो मुख्तलिफ दुकानों की, ये वो वाला सीन है। अब मसला ये है कि डॉक्टर जफर मिर्जा बल्कि डॉक्टर सेहत मिर्जा साहब जब ये बात बोले तो फिर उन्हें कहा गया कि हमने MCOC बना लिया, तुसी चल लो। ठीक है, समझ कर लो, मतलब कि ना लईदा खात नूं तार समझो, थोड़ी गल नूं बहुत समझो। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो हैं वो वजीर आजम के खुसूसी मुशीर बराए सेहत अपॉइंट हो चुके हैं। अब मजा आएगा डॉक्टर फैसल सुल्तान की तरफ बमबारी करते हुए। अब तो सरकारी होता हो गया ना,
पहले तो वो निजी ओहदे पे थे ना, तो इतराज हो जाता था कि वो इतना बड़ा काम चला रहे हैं। अब तो सरकारी ओहदा है ना, अब तेरे निजी भी निकाल के लाएंगे, हमारे पास तो बड़ा कुछ जमा है। और हमारे सोर्सेज इस वक्त उस हॉस्पिटल के अंदर बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको भी पता है कि वो हमें तफसीलात से आगाह करते रहते हैं कि अंदर किस तरीके के साथ साथ लूटमार हो रही है। और वो साथ में ये भी कहते हैं, आंख दबा के ना, सीधी आंख दबा के वो कहते हैं कि हम भी इस लूटमार में बराबर के शरीक हैं। लेकिन हो किस तरह रही है यार, बड़ा जुल्म हो रहा है। कल जो आपने बात की थी उसमें मैंने करेक्शन करनी है। केड़ी? गुज़िश्ता रोज आपने प्रोग्राम में कहा कि जो सनतों की बंद होने की शरह है वो 19% रही है। हाँ। 22% तो स्टेट बैंक मानना पड़ा है। अच्छा, स्टेट बैंक 22% मान गया? बात इससे आगे की है इसका अच्छा नहीं, वो मैंने तो आपने रह दिया आपने। नहीं, देख मेरी बात सुन। पहले साल अगर 8.5% 9% जो है 9.5% LSM की नेगेटिव बंद हुई तो कितनी रह गई? 92 91 रह गई। 91 रह गई ना। अब 10% 91 का काम हुई है। ओके, ठीक है ना? ठीक है। और मजे, और अगली बात इससे भी अगली ईमान वालों, मैं तुम्हें इससे अगली बात ना बता, जरूर बताइए। इससे अगली बात ये है कि ये जो डाटा मैंने आपको 18-19% वाला दिया है, ये जून का डाटा था। ओके, तो ये 2 महीने उसमें जुलाई अगस्त के भी ऐड करना। अगस्त तो शायद बरकतें बढ़ती जा रही हैं। अगस्त तो अभी स्टार्ट हुआ। जुलाई की एक और खबर सुन लें। आओ, जून के मुकाबले में जुलाई में ठीक ठाक महंगाई में इजाफा हुआ है। चीजों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। हाय हाय हाय, ठीक है। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत मेहरबानी, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब सामने आए हो तुसी। आए मैं भी कहा मेरे सज्जे हाथ में बड़े दिनों की खुरक हो रही है। रैप्टे नहीं कराए किसी ने, वेखना हूं तुहानू पैंदियां कित्थों कित्थों ने, ठीक है। मैं नहीं ये चाहना, लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत पई हुई है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, वो डाटा भी पहुंच गया है। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। ओ सुभान अल्लाह। और न्याजी सर्विसेज लिमिटेड से एक बात याद आई दादाजी, जून के मुकाबले में जो जुलाई में महंगाई में इजाफा है ना, हाँ? वो 2.5% हुआ। और ज़कात की शरह कितनी है? 2.5%। और हमारा इदारा क्या वसूल करता है? 2.5%। दैट्स इट। ऐ ईमान वालों, आपको रियासत मदीना में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रजू करने के लिए ले जाया जा रहा, तुम समझते ही नहीं हो। दादाजी, रवा माली साल का पहला महीना जुलाई, पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई। आओ, अच्छा, अब एक सीरियस मसले पे भी बात करें। ये बताइए, चमन में हुआ क्या है? चमन के ऊपर कुछ लोग धरना दे के बैठे हुए थे काफी हफ्तों से, और वो कह रहे थे कि जनाब कोरोना की वजह से आपने चमन का बॉर्डर भारत अफगानिस्तान के साथ बंद कर दिया, तो इसको खोले ताकि हम भी को उधर जाके कमाई करें। सामीन इकराम, ये चमन का बॉर्डर जो है ना, ये एक बहुत बड़ी साइंस है, इकोनॉमिक साइंस है, इसको समझने की जरूरत है। आप और मैं जो हूँ, मैं एक तालिब इल्म के तौर पे, और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ रहें, मैं आपको समझाऊं। अगर आपको भुट्टो साहब का जलसा याद हो कोयटा के अंदर, जिसके अंदर जीए भुट्टो हो गई थी, उसमें उन्होंने क्या अनाउंस किया था? उन्होंने अनाउंस किया था कि चमन से परली तरफ जाने और वहां से आने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, ठीक है। जिन्होंने जाके वहां पे काम करना है वो मैक्सिमम वर्क परमिट लेंगे और जाके वहां पे काम करेंगे। और कई लोगों का तो ये है कि वो सुबह मजदूरी करने उधर जाते हैं और वापस आते हैं, ठीक हो गया जी। अफगानिस्तान हमेशा अमीर खिता रहा है, क्योंकि रूसियों के आने से पहले वहाँ पे चर्च बहुत खालस मिलती थी, और दुनिया भर से सयाह जो थे वो उस खालस चर्च की तलाश के अंदर अफगानिस्तान और कंधार में आके सड़कों पे पड़े रहते थे, गलियों में लेटे होते थे पी के, इतनी खालस होती थी, ठीक। और ज़ाहिर है वो सयाह आके जब वहाँ पे खर्च करते थे तो वहाँ पे लोकल आबादी जो थी वो तो फिर शहजादों की जिंदगी गुजारती थी ना उनके, ठीक है ना, हर तरह की उनको सहूलियात फराहम की। और ये जो मुजाहिदीन थे या तालिबान थे, ये बगावत किसके खिलाफ थे? इसी के खिलाफ तो बगावत थी। ऊपर बादशाह बैठा हुआ था, मैनू कुछ ना कहना, थल्ले जो मर्जी कर। तो भुट्टो साहब ने ये अलाउ किया, लिहाजा लोग जाते चीजें भी लेके आते। भुट्टो साहब के दौर के अंदर ये लोग खुल के खेले। ज़ियाउल हक साहब ने इसको कंटिन्यू रखा कि वहां के लोग मुतमईन रहे, लिहाजा सॉफ्ट बॉर्डर रहे। नतीजा ये निकला कि 83 के अंदर पासदाराने इनकलाब जो थे कोयटा के वो क्या होता है स्टेडियम के अंदर आके यहाँ पे मकामी मुसलमानों के सरों से फुटबॉल खेल के वापस गए। ये सरों से फुटबॉल खेलने की जो आपको ताना दिया जाता है, ये वो थे पासदाराने इनकलाब थे, और हमें पता ही कोई नहीं था। हमने बॉर्डर के ऊपर जो थे वो बंदे सिर्फ चेकिंग करने के लिए बिठाए थे, तुम क्या ला रहे हो, तुम क्या ले जा रहे हो, तो वो भी आ गए जी वहां पे। उन्होंने आके चंगा भला कब्जा रखा, 7-8 दिन कोयटा के अंदर दंदनाते रहे, और जो उनके हामी थे उनके मुखालफिन को चुन चुन के घरों से निकाला।
और ये बुनियाद रख के कोयटा के अंदर आइंदा जब तक जिंदगी मौजूद है फिरका वाराना कशीदगी रहेगी। ठीक हो गया ना। खैर, हमें याद है कॉलेज दौर के अंदर जब किसी कॉलेज के हम मनसब ने हमें कहना कि वो फलाने बंदे ने हमें मारा है, ठीक है, बाहर से टेरर उस वक्त बोलते थे हम, बाहर से टेरर ला के उसने हमें फेंट लगाई है, तो हम उन्हें यही कहते थे कि भाई हमारी तमाम सपोर्ट तुम्हें हाजिर है, लेकिन आगे तुमने खड़ा होना, क्योंकि कल को भुगतना आपने। ठीक है ना। हम तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ के अंदर बड़े बड़े काम डाले हुए, हम तुम्हारी मदद को आते हैं, ठीक है, लेकिन उनको फेंटना आपने है। उसकी वजह यह है कि आपको पता हो कि मैंने मारना कितना है ताकि कल को मैं उतनी मार खा सकूं, क्योंकि हमने आना है बाहर से, आप हैं वहां के हॉस्टल के या कॉलेज के मुकामी, ठीक है, तो आपको पता है कि आप कैसे निपट सकते हैं। ये जो बाहर से आए थे ना पासदारान इनकलाब को, नया नया इनकलाब चढ़ा हुआ था, वो ऐसा फसाद डाल के गए कि अब तक वहां पे अमन नहीं हो सका और नहीं हो सकता, क्योंकि सारी साइडों के बंदे मरे हुए हैं ना, और नस्ल दर नस्ल मरे हुए हैं। खैर, ऐसे जुमला मुतरजा आ गया। इसके नतीजे के अंदर अब एक वहां पे पूरी नस्लें, बल्कि 2 नस्लें पैदा हो गई है जिनका काम ही यही है कि वो सुबह उठते हैं, कोयटा से जो रेल कार चलती है चमन तक, उस पे बैठते हैं, वहां पे जाते हैं, ठीक है, वहां से माल लाते हैं। और आपको पता है कि वो जो कोयटा से चमन वाली ट्रेन है, वो उसके ऊपर टिकट कोई नहीं है, और जब वो पलटती है तो उसके जो मुसाफिरों वाले डब्बे हैं वो पूरे पूरे सामान से भरे होते हैं। यानी आप कह लें कि पूरी पूरी नस्ल वहां पे स्मगलिंग पे लगी हुई है, आप इसको यूं कह लें। अब जब भी उसको एब्रप्ट करने की, रोकने की, चेक करने की या उसमें से हिस्सा तलब करने की कोई अटेम्प्ट होगी तो खून खराबा होगा, क्योंकि आपने मुल्क के बहुत बड़े तबके को इसके अंदर मुलव्वस कर दिया है। इजी मनी है, सफर ही करना है ना सुबह सुबह, ठीक है। परली तरफ भी सप्लायर्स जो हैं टेंडर, वो भी तैयार बैठे होते हैं, 0 लाइन क्रॉस करनी है, सौदा पकड़ना है, जितना उठाया गया 2 चक्कर लगाने पड़े, 3 चक्कर लगा के यहाँ पे ट्रेन पे लादना है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वापस आना है, शाम तक दिहाड़ी पूरा हफ्ता काम ते ना जाओ, वेले कार सो। ठीक हो गया जी। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, इसको ये है वहां पे इस वक्त एग्जिस्टिंग। जब ख्वाजा साद रफीक साहब थे ना रेलवे के मिनिस्टर, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आप ये ट्रेन बंद क्यों नहीं कर देते, ठीक है। उसने कहा अगर वो ट्रेन बंद हो गई तो वहां पे बगावत हो जाएगी, क्योंकि ना उन्हें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम देते हैं, ना उन्हें कोई जॉब हम देते हैं, और ऊपर से वो जिस तरीके से अपना रिज़्क कमा रहे हैं, ठीक हो गया। फिर वहां पे अफगानिस्तान के अंदर रशिया आ गया, तो हमने इसी फैसिलिटी को अपने मकासद के लिए, फौजी मकासद के लिए यूज किया। फिर अमेरिका आया, फिर इसको फौजी मकासद के लिए यूज किया। यानी रेलवे के कागजात में वो ट्रेन चली जा रही है, जिसकी कई सालों से कोई टिकट ही नहीं बिकी, लेकिन फिर भी चल रही है मसलहत के तहत। रेलवे का मिनिस्टर जीएम उसे कहता है उत्थे फसाद हो जाना है, पाकिस्तान के झंडे जला देंगे, वो इतने लोग हो गए हुए, या तो इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें। लेकिन वहां पे दूसरी ट्रांसपोर्ट भी बहुत है, क्योंकि ट्रेलर वो जो होते हैं कंटेनर इतने ज्यादा परली छोड़ के ट्राले तो वापस आ रहे होते हैं ना, तो आप ट्रेन बंद करेंगे तो वो ट्रालों से रख लेंगे। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो आपको लाना पड़ेगा। और वो मैकेनिज्म क्या हो सकता है? वो मैकेनिज्म ये हो सकता है कि आप जो रोजाना आने और जाने वाले जेन्युइन लोग हैं, जो काम करने के लिए उधर से आना चाह रहे हैं या इधर से आना चाह रहे हैं, उनको डिजिटल कार्ड जारी कर दें, वो कार्ड स्वाइप करें और जाएं। लेकिन ये डिजिटलाइजेशन, कार्ड स्वाइप करें, इधर से उधर जाएं, उधर से इधर आए। लेकिन ये जो डिजिटलाइजेशन है ना, ये उनको वारा नहीं खाती जिन्होंने लोग गुजारने के इवज पैसे वसूल करने होते हैं। और वो कौन है, मुझे आपको बताने। और डिजिटल वाले इस्तीफे दिए बैठे हैं, तालियां के ट्विटर देखिए, टाइम ओवर हो गया, जल्दी कर, चंगा हो गया इस्तीफा देगी। खैर, मैंने कहा ये तफसील से बात समझ, इसलिए वो एक मसला माशी मसला है। जब तक इस मसले का मुआशी हल नहीं निकाला जाता, इन लोगों को अल्टरनेटिव रोजगार नहीं दिया जाता, तब तक ना आप तोरखम का बॉर्डर बंद कर सकते हैं, ना कोयटा का कर सकते हैं, क्योंकि तोरखम के बॉर्डर के ऊपर भी लोगों ने सुबह पेशावर से माल लादना है, दोपहर 2 बजे जलालाबाद में या काबुल में डाउन ऑफलोड करके और वहां से सामान लाद के शाम को बॉर्डर वापस क्रॉस करना होता है। ठीक है, और दुनिया भर में ये होता है। इसका बेहतरीन हल है, जो कि बहरहाल मुश्किल है लेकिन दूर है। एक तो ये है कि आप ट्रैक को चमन से कंधार तक और तोरखम से जलालाबाद तक एक्सटेंड कर दें, जो कि इसके ओरिजिनल प्लान में था जब गोरे ने प्लान किया था। ठीक है, और ये शर्त लगा देंगे ट्रेन के जरिए बंदा आएगा, ट्रेन के जरिए आएगा, ट्रेन पेशावर से चलेगी, जलालाबाद रुकेगी, दरमियान में तोरखम की चेक पोस्ट ही उड़ा दें।
और जैसे ही ट्रेन जो है उसके अंदर लोग बैठ जाएंगे, चेक होके एग्जिट की मोड़ लग जाएगी, ट्रेन चारों तरफ से लॉक कर दी जाएगी और जलालाबाद जाके खुलेगी। अल्लाह अल्लाह खैर से, ठीक है। इसी तरह आप कोयटा से ट्रेन चलाएं और तोरखम जाके कंधार रोक के और दरमियान में ट्रेन लोगों को डगाडक छक छक चलती जाए वहां तक, ठीक हो गया। एक तो इसका ये हाल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हाल है, मुश्किल है, पैसे कोई नहीं साढ़े को, नीयत कोई नहीं साढ़े। तो इमीडिएटली ये है कि उनके लिए आप अल्टरनेटिव रोजगार फराहमी के बगैर वहां पे जो भी इकदाम करेंगे वो खून खराबा होगा, ठीक है। एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पे जाँ बाग हुए हैं या शहीद हुए हैं या जो कत्ल किए गए हैं उस बॉर्डर के ऊपर, अफ़गान मीडिया का कहना है कि 18 लोग हैं, हम कह रहे हैं कि 3 लोग हैं, हमारा दफ्तर खारजा 3 भी हैं, अगर फ़र्ज कर लें तो इंसान थे ना। और इससे उन्होंने कितना हमारे खिलाफ प्रोपागंडा किया है पाकिस्तान के खिलाफ, इसका आप अंदाज़ा इससे कर ले कि ईरान ने जो दर्जनों अफ़गानी मारे थे वो प्रोपागंडा पीछे चला गया है और इसको उठा के आगे लाया गया। और दुनिया क्यों ना लाए, जब आप हमाकत फरमाएंगे, आपकी एरोगेंस 700 कुत्ता डाल के नहीं चूकेगा, तो फिर ये तो होगा। प्रोग्राम में वक्फा लाया। सामने ग्राम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोता शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज मोहम्मद सईद का है और आपने 2 सवाल लिखे। पहला ये कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन तो शायद बच सकता है लेकिन उसका दोस्त नहीं बच सकता। जी बिल्कुल। क्या यही पॉलिसी हमारे यहाँ भी नाफिज है? बिल्कुल जी, आप कभी जाती तौर पे मिलेंगे तो मैं आपसे को बताऊंगा। जी, दूसरी बात आपने कही कि दादाजी आप कहते हैं कि गिरी हुई स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए इंतजार करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि गिरी हुई हुकूमत से बचना चाहिए। इतना तजाद क्यों? हाय, क्या ये खुला तजाद नहीं है? जुगता करान दे मैनू है। हम गिरी हुई हुकूमत के ऊपर भी हाथ नहीं उठाते। अगर आपने हमारा प्रोग्राम सुना, गालियां खा लेते हैं लेकिन उसके ऊपर हम जुबान दराजी नहीं करते। जी, मोहम्मद इब्रार पूछते हैं, दादाजी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं और मेरे वालिद मोहतरम साहिवाल में ज़राअत से वाबस्ता हैं। माशाल्लाह। साहिवाल केड़ा पिंड है पुत्र? ये तो दोबारा लिखेंगे। साहिवाल दे सारे पिंड मैनू पता नहीं केड़ा है। जी, पूछते हैं मुझे नौकरी छोड़कर इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए?
पहले तो ये बताएं कि आपकी नौकरी है क्या, कितने पैसों की है, कितने पैसों की है, आप क्या करते हैं, उसमें आगे जाने के इम्कानात क्या है। नंबर 1, ठीक है। जब तक मौजूदा हुकूमत मुसल्लत है, ज़राअत के हालात ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि खाद की फैक्ट्रियां किन की हैं, या तो मौजूदा हुकूमत की हैं या इसको लाने वालों की है। दवाइयां बनाने की फैक्ट्रियां किन की हैं, या मौजूदा हुकूमत की हैं या इनको लाने वालों की हैं या इनके स्पॉन्सर्स की हैं। तो जब इनपुट ही आपको खालस और सही कीमत पे नहीं मिलना, तो आपने ज़राअत मिट्टी ते खे करनी। जाली बीज बनाने वालों के 99% जो हैं वो पीटीआई के स्पॉन्सर हैं या इसकी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े हुए हैं। दसो होर ज़राअत नूं मौत की पई है पूरे मुल्क दे विच, हर साल 8%, 7%, 10% हमारी। वो यार कपास तो 26% कम हुई है, गंदम 8% और कम हो गई, 8% ही पिछले साल कम हुई थी उसकी पैदावार। ये मौत क्या पड़ती जा रही है, ठीक है। किसान रो रहा है, उसका तो कोई बात ही नहीं सुन रहा ना, उसके पास कौन सा सोशल मीडिया है, ठीक हो गया। तो ये मौत क्या पड़ रही है एग्रीकल्चर को, ये मौत पड़ रही, ना उसे बीज खालस मिल रहा है, ना खाद खालस मिल रही है, ना दवाइयां खालस मिल रही हैं। कीड़े किरम कुछ अद्वियात जिनको कहते हैं, ठीक है, वो सारी किरम कुछ अद्वियात जो हैं वो तब्दीली वाला कीड़ा मारने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। लिहाजा सहराई लोकटस जो है, सहराई टेडी दल, वो दंदनाता फिर रहा है, क्योंकि दवाई तो इधर इस्तेमाल हो गई कि तब्दीली वाला कीड़ा किसी तरीके नाल मार जाए। तो इस गल भाईजान वो मतलब कि एग्रीकल्चर ज़ाहिर है, फिर सोचना पड़ेगा ना कि साहिवाल के अंदर, साहिवाल की बड़ी ज़रखेज़ सरजमीन है जनाब, दुनिया के पाकिस्तान की सबसे ज़रखेज़ ज़मीन जो है वो ज़िला उकाड़ा और ज़िला साहिवाल की है। नहरों के किनारे जो है वो सबसे ज़रखेज़ ज़मीन है। तो ज़रा बताएं कि आप करते क्या है यहाँ पे, तो उसके बाद फिर उसका इजाफेकल या मैथमेटिक्स निकाला जाए ना। जी सुहेल अहमद पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि कॉन्फिडेंस को यानी एतमाद को बूस्ट कैसे दिया जाए, इंसान इनकार कर दे बजाय इसके कि वो मामलात में डिले करे। इतना कॉन्फिडेंस हो कि इंसान नो ही कर दे, ये कैसे होगा? ये बुनियादी तरबियत होती है जी बचपन की। मैं यहाँ पे ना हमेशा एक वाकया बयान किया करता हूँ कि जिनको पता होता है ना कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना, तो फिर वो बच्चे बड़े अजीम बनते। मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनके हाथ से बचपन में एक दफा बड़ा कीमती, उस जमाने में गुलाम लोग हम, चीनी का सेट घर के अंदर बहुत कीमती होता था। हमें भी याद है कि हमारे घर में एक चीनी का सेट था और जो के निकाला जाता था जब मेहमान ग्रामी घर पे तशरीफ लाते थे। तो चीनी का एक सेट जो था वो लेके आए, तो मौलाना बच्चे होंगे उस वक्त, उनके हाथ से एक कप टूट गया और वो सहम गया, बच्चा सहम गया उस वक्त, ठीक है। तो वो जो उनके वालिद साहब जो थे, जिन्होंने उसका नाम अबुल आला रखा था, उन्होंने बुलाया बच्चे को पास, सारा सेट पास रखा और उसे एक एक पिर्च और कप पकड़ाना शुरू किया कि बेटा सामने दीवार में मार के तोड़, और सारा सेट जो था वो उसके हाथ से तोड़वाया, ठीक है। उसके बाद अगर आप कभी कोई उनकी तस्वीर में देखें तो जिस नजाकत के साथ, ठीक है, और जिस खूबसूरती के साथ चाय का कप मौलाना मौदूदी थामते थे, आपको अंदाजा नहीं है उसका। कभी गौर कीजिएगा, उनकी कोई तस्वीर जो है, एक तस्वीर जी जिसमें वो चाय का कप हाथ में थामे हुए हैं। दूसरी बात, मौलाना जो थे वो रेगुलर पान चबाने वाले थे, बैक टू बैक पान, मुंह खाली नहीं होने देते थे। एक पान जो था वो मतलब कि उसका क्या उसे कहना चाहिए, बकाया जात रह गया, उसको बाहर डाला, गलौरी एक दोबारा मुंह में, लेकिन जब तक वो मुंह नहीं खोलते थे, जनाब शाह मंदुरानी साहब की तरह, शाह मंदुरानी साहब का भी यही था, जब तक आप रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मुंह नहीं खोलते थे, उस वक्त तक आप उनके सामने बैठे हुए शख्स को ये पता नहीं चलता था कि आप पान भी चबाते हैं। तो ये जो बड़े लोग जो थे, उनकी बड़ी बातें थी, बड़े गुण थे। हमारे यहाँ जो थे हैं आजकल पान खाने वाले, उनकी तो मुंह से 8 जगहों से पान चोरा होता है ना, पूरे मोहल्ले को पता चल रहा होता है। और बर्तन टूट जाए तो जो अम्मी से कुटाई होती है वो अलग है, ये उसका नतीजा है जी। अब आपने एक दफा ना इससे, ये जो आपकी जात के ऊपर एक लोहे का जिसे कहना चाहिए चंगल जकड़ दिया गया और ताले लगा दिए गए हुए हैं, जिस तरह पुराने जमाने में गुलामों को रखा जाता था ना, उनकी गर्दनों के इर्द गिर्द लोहे की जो थी वो सुलाखें घुमा के और उनके ऊपर ताले लगा दिए जाते थे और उनके अंदर जंजीरें डाल दी जाती थी ना। इस तरह ये आपको एक नफ्सियाती जंजीर डली हुई है, ये आपने खोलनी है, तोड़नी है। इसका कोई भी मौका हो सकता, ठीक है, इसका कोई भी मौका हो सकता है। फितरत आपको मौका दे सकती है और उस वक्त आपके सामने हकीकतें खड़ी होंगी कि नाउ और नेवर,
अगर मैंने आज ये जंजीर ना तोड़ी तो मैं फिर जिंदगी में गया। अगर आपने अपने आप को समझा लिया तो उस दिन से जमीन जो है जंजीर टूट जाएगी। ठीक है, मैं दादा पोता शो में हूं या अपने YouTube चैनल पे हूं, लोग कहते हैं कि तू बहुत बड़ा कहानीबाज है। ठीक है, ये कहानीबाजी जो है ये 1998 के अंदर शुरू हुई थी। अच्छा, वो कैसे आप कहेंगे? फिर लंबी कहानी सुना। 1998 के अंदर या 97 के अंदर इंडिया से एक जहाज अगवा होके लाहौर आया था। ठीक हो, और वो जहाज जो था वो यहाँ से ले जाया गया कंधार, और कंधार में मुसाफिर रिहा करने के बाद उसको आग लगा दी गई। तालिबान की हुकूमत थी उस वक्त अफगानिस्तान। अब जब वो कुछ अरसे के लिए लाहौर में था, 3-4 घंटे के लिए, तो उस वक्त पीटीवी लाहौर को असाइनमेंट मिली कि जनाब हमने सैटेलाइट पे प्रोग्राम करना है, इसके रिलेटेड अपडेट देना है और करंट अफेयर का प्रोग्राम चलाना है और अंग्रेजी में चलाना है। अब पूरे शहर के अंदर जनाब ढूंढिया पड़ी कि अंग्रेजी बोलने वाला बंदा केड़ा है। हम उससे पहले जॉन मेजर साहब एक वजीर आजम थे बरतानिया के, वो लाहौर में दौरे पे तशरीफ लाए तो उन्होंने अवारी के होटल में खड़े होकर जर्नलिस्टों को भाषण दिया। तो कुछ लोगों को तो लिख के सवाल मिले हुए थे, असी जुबानी सवाल ही उहदे नाल झाड़ दिते, और एक नहीं 2-3 जड़े। ज़ाहिर है किसी ना किसी की नजर में तो हम आए होंगे ना, क्या बंदा अंग्रेजी बोली जा रहा है नहीं फ्लुएंटली है, और कुछ आगे लिख के भी नहीं रखा हुआ। तो ज़ाहिर है इस तरह की खबरें पहुंच जाती हैं दुनिया में, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाती है ना। खैर, वो हमें कॉल आई कि अच्छा अब तो खैर अपना अल्लाह भला करे को हालात ठीक नहीं है, लेकिन जब हम रिपोर्टर हुआ करते थे तो हम बाकायदा गर्मियां सर्दियां जो थी वो हमारे कपड़े जो थे वो अप टू डेट होते थे, टाई भी, खुशबू भी, कोट भी, ये वो सारा। ठीक, तो वो मुझे फोन आया पीटीवी से, रियाज मसूद साहब रिटायर हो गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, खुशहाली दे। ठीक है, तो अवान टाउन में रहते हैं। इस दफा फिर ईद पे उनको सलाम करने हाजिर नहीं हो सका। मेरे टीवी के वो उस्ताद है, टीवी उन्होंने मुझे सिखाया। तो फोन आया जी उनका कि किथे हो? मैं कहा जी दफ्तर। अब जनाब हम नेशन अखबार दफ्तर कितनी की दूर टीवी से है, वो दफ्तर पुराना अपना चेयरिंग क्रॉस के पास। मैं कहा हाँ दफ्तर आया। अपना कोट शूट पाया है? मैं कहा हाँ कोट शूट पाया है। टाई भी लाई? मैं कहा हाँ लाई हुई। ते आ जाओ फिर। मैं की है वो जरा इंडिया नो अंग्रेजी च गालां कड्ढणियां ने। सही। मैं क्या हाजिर जनाब इंडिया नो गालां कड्ढण वास्ते ते हाजिर। हम जनाब झूमते जामते मोटरसाइकिल पे किक मारी और पहुंच गए वहां। अब जब हम वहां पे पहुंचे तो अब रियाज मसूद साहब जो थे वो परेशानी की हालत में ना, वो जो एक तो है ना बाहर वाला गेट जहाँ पे वो चेकिंग होती है, एक अंदर गेट है जहाँ से आप बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं, वहां पे खड़े हुए टहल रहे हैं। खैर मैंने मोटरसाइकिल लगाया, उन तक पहुंचा तो वो उन्होंने मुझे ना बकायदा जफ्फी डाली और कमर पे हाथ नहीं रख लेते जैसे आप कमर पे हाथ रख के ना, तो अब वो चल पड़े स्टूडियो की तरफ। ठीक है, मैंने कहा जी हाँ। रास्ते में मेकअप रूम आया, मेकअप रूम में भी उन्होंने मेकअप शेकअप कराई, फिर लेके चल पड़े और समझाते भला क्या थे, देखो जिंदगी के अंदर मौके बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, और ये मौका है, यहाँ पे आपने एक्सेल करना है। ठीक है, एक्सेल करना और हैरान कर देना। और आज आप दुनिया को हैरान कर गए तो फिर दुनिया सारी उम्र आपके पीछे पीछे रहेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं टीवी के प्रोग्रामों में अक्सर जाता था और अपनी गुफ्तगू कर लिया करते थे, खैरी मेरी है चला लिया करते थे काम बकायदा। सवाल पहले पता होते थे कि मेजबान ने क्या पूछना है, हम जवाब जो थे वो तैयार करके जाते थे। ज़हनी तौर पर ही यकीनन लिख के नहीं जाते थे, ना व्हाट्सएप पे लिख आते थे, हम तैयार करके जाते थे। तो वो उन्होंने ले जाके ना मुझे बड़े प्यार से मेजबान वाली कुर्सी पे बिठा दी। ठीक, और सामने 2 कुर्सियों पे बैठे हुए थे, एक हसन अख्तर मुवक्किल साहब होते, नहीं हसन अख्तर नहीं, एक और कोई मुवक्किल साहब होते थे, प्रोफेसर थे वो लॉ के, वो बैठे थे। और दूसरे अपने साज़ मोहतरम जनाब डॉक्टर मुखीसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम बैठे हुए थे वहां। ठीक हो गया, और हाँ मेजबान वो तुम्हारा बेड़ा ताज है, इसका मतलब है ओपनिंग मुझे देनी है। और मैंने तो कभी ओपनिंग दी ही नहीं थी प्रोग्राम की, और वो भी एक यूनिक इशू के ऊपर के त्यारा जड़ा अगवा हो के लाहौर के एयरपोर्ट पे खुला है। ठीक, एक काम मैंने उस वक्त मैंने सर झुका लिया, मैंने कहा, और पसीने छूट गए मेरे, और मैंने सर झुका के अपने आप से कहा कि ये पहला और आखिरी मौका है, अगर इस पे मैंने ये छलांग मार के पार कर लिया ना तो फिर आगे मेरे लिए दरवाजे खुले हैं, और अगर मैं इस दफा खाई में गिर गया तो फिर मैं गिर गया। और उस शरीफ आदमी ने अपनी नौकरी स्टेक पे लगा के मुझे यहाँ पे बिठाया है, तो मैं अपना
अपने लिए तो गिर सकता हूं कि कोई बात नहीं, मैं ही गिरा था ना, अगर मैं गिरा तो ये भी गिर जाएगा, जिसका नाम रियाज मसूद था। ठीक है, उसने इतना बड़ा इत्मीनान किया मेरे को, लिहाजा मैंने एक लंबा सांस अंदर को खींचा और अपनी सारी अंग्रेजी ताज़ा की और फिर फायरिंग शुरू कर दी। और फिर मैं 2 घंटे तक उस प्रोग्राम के अंदर सवाल दागता रहा और दरमियान में अपना भी लोच फलाई करता रहा। ठीक, और 2 घंटे बाद मैं निकले तो रियाज मसूद साहब ने मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा। हाँ, प्रोग्राम के दरमियान मुझे इतना को पसीने छूटे कि मुझे बकायदा मेकअप 2 दफा करवाया उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे, और आगे हौसला दिया, ठीक जा रहे हैं आप, ठीक जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह अपना जो कौमी फरीजा था वो अदा किया। और रियाज मसूद साहब को बड़ी बड़ी जगहों से, पिंडी से भी शाबाश मिली कि आपने कमाल कर दी। ये उन्होंने मुझे कई साल बाद बात बताई कि आप तो उनके फेवरेट हैं। मैं उन्होंने फिर फोन किया, मैं क्या फेवरेट तो चौके लगाए जी। तो खैर, मतलब कि वो लम्हा होता है जी जो आपने डिसाइड करना। हो सकता है आपकी जिंदगी में वो लम्हा अगले 1 महीने में आ जाए, हो सकता है सारी उम्र ही ना आए, लेकिन आपने वो जो अपने ऊपर आपके ऊपर बचपन से एक तारी कर दिया हुआ, वो तोड़ना है जी। वो पिंजरा, वो पंजा, इस्तबदादी पंजा साइकोलॉजिकली जो आपके ऊपर लग गया हुआ है, वो आपने तोड़ना जी। तोड़ा तो फिर आप किसी महफिल में पकड़ाए ही देंगे जी। नेक्स्ट मैसेज राशिद मियाँ का है और आप एहतजाज कर रहे हैं प्रोग्राम के दौरानिया पर। राशिद, मेरा तो ख्याल है प्रोग्राम के दौरानिया अभी भी ज्यादा है, ट्रेंड नहीं है यूट्यूब का कि उस पे कंटेंट बहुत तवील हो। क्या ख्याल है दादाजी? यार देखिए, बात ये है कि वाहियात चीजें जो हैं वो 10 मिनट में, 12 मिनट में, 5 मिनट में सिमट जाती हैं और उनके व्यूज होते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 8 लाख। ठीक है, ये जो लॉजिकल गुफ्तगू है इसके व्यूज हैं 5000, 4100, 3500, 2800। आपके लिए भी सोचने का मुकाम है, लेकिन हमारे लिए भी सोचने का मुकाम है। हम इसे फीडबैक समझते हैं। और जब से प्रोग्राम मुख्तसर हुआ है, सुनने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो गया, आपने गौर फरमाया होगा। ठीक है ना, तो हम कब तक लंबा प्रोग्राम लेके बैठे रहे? जब पिछले कम से कम 4 साल से लंबा प्रोग्राम नहीं बिक रहा तो इसको छोटा करके देख लिया जाए। 2 घंटे से दादा पोता शो शुरू हुआ था। ये जब दादा पोता शो शुरू हुआ था, ये 2 घंटे से ज्यादा का था। तो इतना पोटेंशियल तो हमारे अंदर मौजूद है ना कि हम 2 घंटे का प्रोग्राम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, कैपेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, कतअन कोई इशू नहीं, एनर्जी का भी कोई इशू नहीं। लेकिन अब क्या करें कि आगे गा ही कोई नहीं, उसका लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। तो अबलाग का पहला असूल है कि लोगों तक बात पहुंचे तो सही ना। तो इसलिए ये हम तजर्बा कर रहे हैं कि प्रोग्राम को मुख्तसर करके देखा जाए। प्रोग्राम मुख्तसर करने से इसकी व्यूअरशिप के अंदर इजाफा हुआ, ये मुझे कहने की इजाजत दीजिए आप। शुक्र है, मान गए, मेहरबानी है आपकी। नहीं, जो चीज सामने हो वो ना मानने वाला तो मेरा मतलब है इब्लीस का भाई होता है ना। जी जी, उसने भी नहीं माना था। जो सामने चीज नजर आ रही हुई वो तो बंदे को माननी अच्छा, वैसे चाहिए। मानते पीटिए वाले भी नहीं है। मैंने कब कहा कि वो इब्लीस के भाई हैं? ज़ेरे लब आप कह गए हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। समझने वाले समझ रहे तो उनकी समझ का फर्क है, मैंने तो नहीं कहा। चले फिर से बेटे गुफ्तगू। चले, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा के अंदर तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा?
पंजाब गोल्ड आटा। चक्की आटे से कहीं बेहतर।